कल्पना कीजिए, आज रात आप अपने बिस्तर पर सोने जाते हैं। सब कुछ सामान्य है, आपका कमरा, आपका फोन, आपकी दुनिया। लेकिन अगली सुबह जब आपकी आंख खुलती है तो आपके हाथ पर एक चमकता हुआ डिजिटल टाइमर दिखाई देता है। 23 घंटे, 59 मिनट, 58 सेकंड। और फिर वो लगातार नीचे गिरना शुरू कर देता है। पहले आपको लगता है कि ये कोई गैजेट है, कोई मजाक है, लेकिन फिर कोई आपको बताता है ये घड़ी आपकी उम्र नहीं बता रही, ये आपकी बची हुई जिंदगी बता रही है। जिस क्षण ये शून्य पर पहुंचेगी, आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। कोई बीमारी नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक सेकंड पहले आप जीवित होंगे और अगले सेकंड आप इस दुनिया में नहीं होंगे। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई से सोचे तो क्या हमारी दुनिया वास्तव में इससे बहुत अलग है? क्योंकि आज भी हम सभी के पास एक अदृश्य टाइमर चल रहा है। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे हम अपनी जिंदगी का थोड़ा हिस्सा खो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उसका नंबर दिखाई नहीं देता, और शायद यही वजह है कि हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। आज की कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानों ने मृत्यु को लगभग हरा दिया था, जहां विज्ञान ने प्रकृति के सबसे पुराने नियम को चुनौती दे दी थी, जहां इंसान बूढ़ा होना बंद हो चुका था। और यही वो बिंदु था जहां से पूरी सभ्यता बदल गई। साल 2169। दुनिया पहले जैसी नहीं रही। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने मानव शरीर को पूरी तरह बदल दिया है। अब हर इंसान केवल 25 साल की उम्र तक बढ़ता है। उसके बाद उसका शरीर हमेशा के लिए 25 साल का दिखाई देता है। न झुर्रियां, न सफेद बाल, न बढ़ती उम्र, न बुढ़ापा। आप 100 साल के हो, 200 साल के या 500 साल के, आप हमेशा 25 साल के ही दिखाई देंगे। पहली नजर में ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है। आखिर सदियों से इंसान अमरता का सपना देखता आया है। राजाओं ने खोजी, वैज्ञानिकों ने खोजी, धर्मों ने खोजी, और अब ऐसा लग रहा था कि इंसान ने अमरता पाली है। लेकिन प्रकृति कभी मुफ्त में कुछ नहीं देती। हर चमत्कार की एक कीमत होती है, और इस चमत्कार की कीमत भयानक थी। 25वां जन्मदिन आते ही हर व्यक्ति के हाथ पर एक डिजिटल टाइमर सक्रिय हो जाता है। उस टाइमर में केवल 1 साल बचा होता है, सिर्फ 52 सप्ताह। बस यदि वो समय खत्म हो जाए तो व्यक्ति तुरंत मर जाता है, यही उसी जगह, बिना किसी चेतावनी के। लेकिन इस दुनिया का सबसे खतरनाक नियम अभी बाकी है, क्योंकि यहां समय बढ़ाया जा सकता है। और यही वो जगह है जहां पूरी मानव सभ्यता का स्वरूप बदल गया। इस दुनिया में समय ही पैसा है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये वास्तविकता है। समय ही मुद्रा है, समय ही बैंक बैलेंस है, समय ही संपत्ति है, समय ही शक्ति है, और समय ही जीवन है। अगर आपको खाना खरीदना है तो समय देना होगा। अगर आपको टैक्सी लेनी है तो समय देना होगा। अगर आपको घर खरीदना है तो समय देना होगा। अगर आपको कॉफी पीनी है तो समय देना होगा। कल्पना कीजिए, आप कॉफी शॉप में जाते हैं। कॉफी की कीमत है 4 मिनट। आप अपना हाथ मशीन पर रखते हैं और आपकी जिंदगी के 4 मिनट कम हो जाते हैं। आपको किराया देना है 2 महीने। आपकी जिंदगी से 2 महीने कट जाएंगे। आपको नई कार चाहिए 5 साल। आपकी जिंदगी से 5 साल निकल जाएंगे। यहां लोग नौकरी करते हैं, लेकिन उन्हें वेतन पैसे में नहीं मिलता। उन्हें वेतन मिलता है जीवन में, घंटों में, दिनों में, महीनों में, सालों में। यही कारण था कि इस दुनिया में गरीबी का मतलब केवल गरीब होना नहीं था। गरीबी का मतलब था मौत के करीब होना, और अमीरी का मतलब था लगभग अमर होना। धीरे धीरे दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ वे लोग जिनके पास हजारों साल जमा थे, दूसरी तरफ वे लोग
जो हर सुबह उठकर अपने हाथ पर टाइमर देखते थे और उम्मीद करते थे कि आज की मजदूरी उन्हें कल तक जीवित रख सकेगी। गरीब इलाकों में लोग दौड़ते थे, हर समय, हर जगह, क्योंकि उनके पास समय नहीं था, सचमुच समय नहीं था। वही अमीर लोग धीरे चलते थे, आराम से बैठते थे, लंबी मीटिंग्स करते थे, महंगी पार्टियां करते थे, क्योंकि उनके पास सदियों का समय था। ये सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं थी, ये जैविक असमानता थी, अस्तित्व की असमानता थी। और इसी दुनिया में रहता था विल सालस, एक साधारण युवक जो गरीब इलाके डेटन में रहता था, जहां लगभग हर व्यक्ति के हाथ पर केवल कुछ घंटे या कुछ दिन बचे होते थे। विल हर सुबह उठता था और सबसे पहले अपने हाथ की घड़ी देखता था। कितना समय बचा है? क्या वो आज रात तक जीवित रहेगा? क्या उसकी मां कल सुबह देख पाएगी? उसकी पूरी दुनिया इसी सवाल पर टिकी हुई थी। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि बहुत जल्द एक अजनबी उसके जीवन में आने वाला है। एक ऐसा आदमी जो 100 साल से भी अधिक समय से जीवित है। एक ऐसा आदमी जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बताएगा। और उसी रात विल सालस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात हो चुकी थी। डेटन की सड़कों पर वही रोज वाला तनाव पसरा हुआ था। ये कोई सामान्य शहर नहीं था। ये वो जगह थी जहां लोग भविष्य की योजना नहीं बनाते थे, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास भविष्य बचता ही नहीं था। कोई अपने हाथ पर 12 घंटे लेकर घूम रहा था। किसी के पास सिर्फ 8 घंटे बचे थे, किसी के पास 30 मिनट, और कुछ ऐसे भी थे जो चलते चलते अचानक गिर जाते थे, क्योंकि उनका समय खत्म हो चुका होता था। ऐसी दुनिया में लोग सपने नहीं देखते, वे सिर्फ अगले दिन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। विल सालस भी उन्हीं लोगों में से एक था। दिन भर मेहनत करता, रोज कमाता, रोज खर्च करता, और हर रात ये सोचकर सोता कि शायद कल भी जिंदा रहूं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। एक बार में बैठा विल अचानक एक ऐसे आदमी को देखता है जो बाकी सभी से अलग दिखाई देता है। उसके कपड़े महंगे थे, उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो डेटन के हर इंसान की आंखों में दिखाई देता था। और सबसे अजीब बात, उसके हाथ पर सैकड़ों साल चमक रहे थे। लोग उसे घूर रहे थे, क्योंकि डेटन में किसी के पास 100 साल होना ऐसा था जैसे किसी झुग्गी में कोई अरबती घूम रहा हो। उस आदमी का नाम था हेनरी हैमिल्टन, 116 साल का इंसान, लेकिन दिखता बिल्कुल 25 साल का। विल उससे बातचीत शुरू करता है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हेनरी एक ऐसे वर्ग से आता था जहां लोग मरते नहीं थे, वे सदियों तक जीते थे। उनके लिए समय कोई समस्या नहीं था। वे चाहे तो 500 साल जी सकते थे, 1000 साल जी सकते थे, और यही बात विल को समझ नहीं आती। अगर तुम्हारे पास इतना समय है तो तुम यहां डेटन जैसी जगह पर क्या कर रहे हो? हेनरी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं भागकर यहां आया हूं। विल हैरान रह जाता है। कौन ऐसा पागल होगा जो अमर लोगों की दुनिया छोड़कर मौत से भरे इलाके में आए? और तभी हेनरी उसे वो सच बताता है जो पूरी फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विचार है। वो कहता है, समस्या ये नहीं कि कुछ लोग अमर हैं, समस्या ये है कि अगर कुछ लोग हमेशा जीवित रहेंगे तो बाकी लोगों को मरना पड़ेगा। विल चुप हो जाता है। हेनरी आगे कहता है, सिस्टम जानबूझकर बनाया गया है। समय की कमी असली नहीं है, समय बहुत है, लेकिन उसे कुछ लोगों के पास जमा कर दिया गया है। और यही इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य था। गरीब लोग इसलिए नहीं मर रहे थे क्योंकि समय कम था, वे इसलिए मर रहे थे क्योंकि समय गलत जगह जमा था। कुछ लोग हजारों साल जमा कर रहे थे और उसी कारण लाखों लोग हर दिन मर रहे थे। ये सिर्फ एक अर्थव्यवस्था नहीं थी, ये एक नियंत्रित खेल था। एक ऐसा खेल जिसमें नियम शुरू से ही अमीरों के पक्ष में लिखे गए थे।
विल पहली बार समझता है कि ये दुनिया कितनी क्रूर है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी रात कुछ और लोग भी उस 116 साल के आदमी को देख रहे थे। वे थे मिनटमैन, डेटन के गैंगस्टर। ऐसे लोग जो दूसरों का समय लूटते थे। उनकी बंदूकें पैसे नहीं चुराती थी, वे जिंदगी चुराती थी। अगर किसी के पास 10 साल हो तो वे 10 साल निकाल लेते थे। अगर किसी के पास 20 घंटे हो तो वे 20 घंटे ले लेते थे। और अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो वो मर जाता था। मिनटमैन को पता चल चुका था कि हेनरी के पास एक सदी से ज्यादा समय है और अब वे उसके पीछे थे। रात गहराती गई, शहर और खतरनाक होता गया। विल ने हेनरी को चेतावनी दी, लेकिन हेनरी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। अगली सुबह जब विल जागा तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी, क्योंकि उसके हाथ पर कुछ ऐसा चमक रहा था जिसे देखकर उसका दिल रुकने वाला था। घंटे नहीं, दिन नहीं, महीने नहीं, दशकों का समय, सैकड़ों साल। हेनरी ने अपना लगभग पूरा समय विल को ट्रांसफर कर दिया था। 116 साल का आदमी खुद मरना चुन चुका था और मरने से पहले उसने विल से केवल एक बात कही थी, मैंने तुम्हें समय दिया है, अब जाकर देखो कि दुनिया वास्तव में कैसी है। और फिर वो चला गया। पहली बार विल सालस अमीर हो चुका था, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि सैकड़ों साल मिलना वरदान नहीं, बल्कि एक युद्ध की शुरुआत है। क्योंकि अब पूरा सिस्टम उसके पीछे आने वाला था। जब विल सालस उस सुबह उठा तो उसे कुछ सेकंड के लिए लगा कि शायद वो सपना देख रहा है। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर दोबारा देखा, फिर तीसरी बार देखा, क्योंकि जहां कल तक उसके पास कुछ घंटे बचते थे, आज उसके पास एक सदी से भी अधिक समय था। डेटन में ऐसा कभी नहीं होता। यहां लोग समय खोते हैं, समय पाते नहीं। और जब किसी गरीब आदमी के हाथ में अचानक 100 साल दिखाई दे तो पूरी दुनिया नोटिस करती है। लेकिन सबसे पहले नोटिस किया सिस्टम ने, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ बैंक ही नहीं थे, यहां एक और संस्था थी, टाइम कीपर, समय के पुलिस अधिकारी। उनका काम अपराध रोकना नहीं था, उनका असली काम था सिस्टम को स्थिर रखना। कोई गरीब अचानक अमीर क्यों बन गया? किसी के हाथ में अचानक 100 साल कैसे आ गए? किसने ट्रांसफर किया? क्यों किया? इन सारे सवालों का जवाब खोजने के लिए टाइम कीपर हमेशा तैयार रहते थे। और उनमें सबसे खतरनाक आदमी था रेमंड लियोन, एक ऐसा अधिकारी जो कानून पर आंख बंद करके विश्वास करता था। वो भ्रष्ट नहीं था, वो क्रूर भी नहीं था, लेकिन वो सिस्टम को सही मानता था। और कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो गलत सिस्टम को सही समझते हैं। रेमंड को पता चला कि एक गरीब इलाके का लड़का अचानक 100 साल का मालिक बन गया है, और उसी क्षण विल सालस उसका टारगेट बन गया। लेकिन विल के सामने अब एक और सवाल था, हेनरी ने उसे समय क्यों दिया? और सबसे महत्वपूर्ण, उसने आत्महत्या क्यों की? इन सवालों के जवाब खोजते खोजते विल पहली बार डेटन से बाहर निकलता है, और यही कहानी बदल जाती है। क्योंकि डेटन इस दुनिया का सिर्फ निचला हिस्सा था, असल दुनिया उससे कहीं बड़ी थी। इस सभ्यता को अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया था। हर जोन पिछले जोन से ज्यादा अमीर, ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा लंबी जिंदगी वाला। जैसे जैसे विल आगे बढ़ता है, उसे पहली बार एहसास होता है कि अमीर लोग वास्तव में कैसे जीते हैं। यहां लोग दौड़ते नहीं क्योंकि उनके पास समय की कमी नहीं। यहां कोई घड़ी देखकर नहीं चलता क्योंकि उनके पास सदियां है। यहां लोग धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि जब आपके पास 500 साल हो तो जल्दी किस बात की? और फिर
विल उस जगह पहुंचता है जहां इस पूरी दुनिया का असली नियंत्रण मौजूद है। न्यू ग्रीनविच, सबसे अमीर जोन, सबसे सुरक्षित जोन और लगभग अमर लोगों का शहर। यहां के लोग सदियों से जीवित थे। कुछ के पास 1000 साल, कुछ के पास 10,000 साल और कुछ के पास उससे भी ज्यादा। यही पहली बार विल समझता है कि हेनरी क्या कहना चाहता था। गरीब लोग इसलिए नहीं मर रहे थे क्योंकि समय कम था, वे इसलिए मर रहे थे क्योंकि अमीर लोग मरना बंद कर चुके थे। अगर कोई व्यक्ति 1000 साल तक जिंदा रहेगा तो उस समय की कीमत कोई और चुकाएगा, और वही कीमत गरीब लोग चुका रहे थे। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट न्यू ग्रीनविच में रहते थे इस सिस्टम के सबसे शक्तिशाली लोग, लेकिन उनमें सबसे बड़ा नाम था फिलिप वीस, समय का अरबती, इस दुनिया का अनौपचारिक राजा। वो आदमी जिसके पास इतना समय था कि शायद वो हजारों साल और जीवित रह सकता था। और यहीं विल की मुलाकात होती है फिलिप वीस की बेटी सिल्विया वीस से। सिल्विया का जन्म अमीरी में हुआ था। उसने कभी भूख नहीं देखी, कभी डर नहीं देखा, कभी ये चिंता नहीं की कि अगली सुबह वो जीवित होगी या नहीं। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था, क्योंकि जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो वो अर्थ तलाशने लगता है, और शायद इसी वजह से वो विल की तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि विल बाकी लोगों जैसा नहीं था। वो सिस्टम से प्रभावित नहीं था। वो उससे सवाल पूछता था, उसे चुनौती देता था, और सबसे महत्वपूर्ण, वो डरता नहीं था। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान विल को एक और सच पता चलता है। ये पूरा सिस्टम दुर्घटनावश नहीं बना था। ये डिजाइन किया गया था जानबूझकर। हर साल महंगाई बढ़ाई जाती थी, समय की कीमत बढ़ाई जाती थी, ताकि गरीब लोग लगातार मरते रहें और आबादी नियंत्रित रहे। क्योंकि अगर सभी को पर्याप्त समय मिल जाए तो सिस्टम ढह जाएगा। यह सुनकर विल का खून खौल उठता है। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला, वो खुद अमीर बन जाए, हजारों साल जिए और बाकी सब भूल जाए। दूसरा, पूरे सिस्टम को चुनौती दे, और वो दूसरा रास्ता चुनता है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि हेनरी ने उसे समय क्यों दिया था। वो सिर्फ एक आदमी को अमीर नहीं बनाना चाहता था, वो पूरे सिस्टम में आग लगाना चाहता था। और अब विल सालस वो चिंगारी बन चुका था, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में वो दुनिया के सबसे बड़े टाइम बैंक को लूटने वाला है। और उसके साथ होगी फिलिप वीस की अपनी बेटी। सुबह की हल्की धुंध, लंदन की संकरी गलियों से निकलती एक घोड़ा गाड़ी, और मैं 1536 के इंग्लैंड में अपने जीवन के सबसे खतरनाक मिशन पर निकल चुका हूं। आज मुझे बुलावा आया है सीधे इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की तरफ से, एक ऐसा राजा जिसका नाम आने वाले 500 सालों तक इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा, राजा हेनरी अष्टम। लेकिन सच कहूं, मैं राजा से मिलने नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूं एक ऐसी महिला को चेतावनी देने जिसे अभी तक पता नहीं कि उसकी जिंदगी के सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। हैम्पटन कोर्ट की ओर मैंने दरबार के कपड़े पहने, भारी ऊनी पोशाक, कंधों पर मोटी परतें, गले में सजावट और सिर पर टोपी। सच कहूं, इतना वजन उठाकर चलना भी एक चुनौती था। आज के लोगों को अगर ये कपड़े पहनने पड़ जाए तो शायद 15 मिनट में हार मान ले। लेकिन ट्यूडर इंग्लैंड में कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं थे, वे आपकी हैसियत थे, आपकी पहचान थे, आपकी ताकत थे। घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और सामने दिखाई दिया हैम्पटन कोर्ट पैलेस। विशाल लाल ईंटों से बना महल, ऊंचे टॉवर, भव्य दरवाजे और हर जगह सैनिक। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये शक्ति का प्रदर्शन था। हर ईंट मानो कह रही हो, यहां राजा रहता है,
राजा का आगमन। मैं अभी महल के अंदर पहुंचा ही था कि अचानक आसपास खड़े लोग झुकने लगे। सैनिक सावधान हो गए और फिर दरवाजा खुला। राजा हेनरी अष्टम अंदर आए। लंबा शरीर, चौड़े कंधे, भारी पोशाक और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे पूरी दुनिया उन्हीं की हो। क्योंकि सच में उस समय उनके लिए दुनिया लगभग वैसी ही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, तो तुम भविष्य से आए हो? मैंने गहरी सांस ली। जी महाराज। फिर उन्होंने पूछा, इतिहास मुझे कैसे याद रखता है? यही वो सवाल था जिसका जवाब देना सबसे खतरनाक था, क्योंकि मैं जानता था भविष्य उन्हें एक महान राजा के रूप में नहीं, बल्कि 6 शादियां करने वाले शासक के रूप में याद रखेगा। एक ऐसे राजा के रूप में जिसने अपनी 2 पत्नियों का सिर कटवा दिया। लेकिन मैंने कूटनीतिक जवाब दिया, महाराज, इतिहास आपको कभी नहीं भूलता। हेनरी मुस्कुराए। उन्हें जवाब पसंद आया और शायद मेरी गर्दन भी बच गई। एन बोलेन से मुलाकात। लेकिन मेरा असली मिशन अभी बाकी था। कुछ देर बाद मुझे मौका मिला। महल के एक शांत गलियारे में मैंने एन बोलेन को देखा, इंग्लैंड की रानी, हेनरी की दूसरी पत्नी और इतिहास की सबसे चर्चित महिलाओं में से एक। मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा और धीरे से कहा, आपको यहां से चले जाना चाहिए। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। क्यों? मैंने कहा, क्योंकि राजा आपको धोखा देने वाले हैं। वो हंस पड़ी। राजा मुझसे प्रेम करते हैं। मैं जानता था इतिहास कुछ और कहता है। कुछ ही महीनों बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे और अंत में टावर ऑफ लंदन में उनका सिर काट दिया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी, मैं इतिहास बदल नहीं सकता था। उन्होंने मेरी बात को मजाक समझा और चली गई। मैं वही खड़ा रहा, जानते हुए कि मैं एक ऐसे इंसान को बचा नहीं पाया जिसका भविष्य मुझे पहले से पता था। शाही भोज। शाम होते होते महल में दावत शुरू हुई और यकीन मानिए, यह किसी फिल्म से कम नहीं था। लंबी मेजें, सैकड़ों मोमबत्तियां, सोने चांदी के बर्तन, संगीतकार, नर्तक, दरबारी, सैनिक, हर जगह वैभव, हर जगह शक्ति। लेकिन मुझे सबसे बड़ी चिंता थी, खाना कैसे खाना है। इतने सारे चम्मच, इतनी सारी प्लेटें कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था किसका इस्तेमाल कब करना है। फिर खाना आया, एक विशाल रोस्ट। किस जानवर का था यह मैं आज भी नहीं जानता, लेकिन स्वाद अविश्वसनीय। उस समय इंग्लैंड की आम जनता भूख से जूझ रही थी, लेकिन राजा एक अलग ही दुनिया में रहते थे। यही ट्यूडर इंग्लैंड की सच्चाई थी। कुछ लोग सब कुछ रखते थे, बाकी लोग सिर्फ जीवित रहने की कोशिश करते थे। शाही नृत्य। दावत खत्म होने ही वाली थी कि अचानक संगीत शुरू हो गया और फिर मुझे नृत्य के लिए बुलाया गया। राजा स्वयं सामने खड़े थे। मैंने सोचा, अगर मना किया तो शायद जेल, अगर नाचा तो शायद बेइज्जती। मैंने दूसरा विकल्प चुना, पर समस्या यह थी, मुझे यह नृत्य आता ही नहीं था। 2 मिनट के अंदर मैंने राजा के पैर पर कदम रख दिया, फिर दोबारा और शायद तीसरी बार भी। कमरे में मौजूद लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कोई राष्ट्रीय अपराध कर दिया हो। अंत मुझे विनम्रता से बाहर भेज दिया गया और इस तरह मैं इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजा के साथ नाचने वाला शायद पहला टाइम ट्रैवलर बन गया। ट्यूडर लंदन का अंतिम सच। महल से बाहर निकलते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। यह दुनिया खूबसूरत थी, लेकिन खतरनाक भी। यहां लोग हंसते थे, नाचते थे, प्यार करते थे, सपने देखते थे, लेकिन उसी समय बीमारी हर कोने में थी, गंदगी हर सड़क पर थी और मौत हर दिन साथ चलती थी। एक गलत शब्द और आपकी गर्दन जा सकती थी। एक बीमारी
और एक हफ्ते में जिंदगी खत्म। एक गलत राजनीतिक फैसला और पूरा परिवार बर्बाद। फिर भी ये लोग जीते थे पूरे दिल से। शायद यही कारण है कि इतिहास इतना आकर्षक है, क्योंकि इतिहास हमें राजा नहीं सिखाता, इतिहास हमें इंसान सिखाता है। समापन। जब मैं वापस 2026 की ओर लौट रहा था, तो मेरे मन में सिर्फ एक विचार था। हम अक्सर अतीत को रोमांटिक बना देते हैं। महल देखते हैं, राजाओं को देखते हैं, भव्यता देखते हैं, लेकिन अगर सच में हमें वहां रहना पड़े तो शायद हम एक हफ्ता भी न टिक पाए। ट्यूडर लंदन ने मुझे यही सिखाया कि आधुनिक दुनिया की कमियां बहुत है, लेकिन गर्म पानी से नहाने का सुख, सड़क की लाइटें, दवाइयां और स्वतंत्रता, इनकी कीमत हम अक्सर भूल जाते हैं। मैं हूं आपका टाइम ट्रैवलर, और अगली यात्रा में हम इतिहास के किसी और युग का दरवाजा खोलेंगे। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अगली टाइम ट्रैवल कहां। जय हिंद। मिलते हैं अगले ऐतिहासिक सफर में।